हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में अपन ने व्हिटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ा था। व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत ज्ञात किया था, उससे संबंधित उदाहरण भी अपने देख लिया। अब हम व्हिटस्टोन सेतु के कुछ एक अनुप्रयोग पढ़ते हैं। उन अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग अपन लेके चलते हैं मीटर सेतु। ये एक अपना प्रैक्टिकल भी है और इस मीटर सेतु को अपन 2 बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन के रूप में देख चुके हैं। 2015 और 2019 में आ चुका है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जाम हो या थ्योरी एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम मीटर सेतु को परिभाषित करते हैं कि मीटर सेतु क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि मीटर सेतु व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। अतः हम ये कहेंगे कि मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जो व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करती है तथा इस पे 1 मीटर लंबा तार लगा होता है जिसकी सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। ये मीटर सेतु होता है। अब मीटर सेतु की संरचना और इसकी क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए मैं आपको सीधे ही लेके चलता हूँ आपको फिजिक्स लैब में। तो चलते हैं फिजिक्स लैब में। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स लैब में स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं मीटर सेतु की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में। संरचना में जैसे आप ये उपकरण देख रहे हैं, ये एक मीटर सेतु का उपकरण है। इस संरचना में अपन देखें ये एल आकार की पत्तियां दोनों तरफ लगी हुई हैं और इन दोनों एल आकृतियों की पत्तियों के मध्य में कुछ जगह छोड़ करके एक और पत्ती लगी हुई है। ये बिंदु और ये बिंदु, ये दोनों संयोजक पेच हैं। इन दोनों संयोजक पेच के मध्य में आप देखें तो यहाँ पर ये एक तार लगा हुआ है। ये जो तार है वो मिश्र धातु मैंगनीज या कॉन्स्टेंटाइन का है और ये 1 मीटर लंबा है, पूरा 1 मीटर लंबा है। इसके समांतर क्रम में ये मीटर स्केल लगी हुई है। इस मीटर स्केल पर दोनों तरफ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर और इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर, दोनों तरफ अपन देखें तो मीटर स्केल लगी हुई है। यहाँ 0 से लेकर के और 100 सेंटीमीटर तक, और इधर भी 0 से लेकर के ये 100 सेंटीमीटर तक अंकन किया हुआ है। अब देखें इसकी संरचना के बारे में कि किस प्रकार की ये संरचना है। इस संरचना में अपन व्हिटस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण है ये। इस उपकरण में ये बिंदु A लेते हैं, ये बिंदु C लेते हैं। इसके अलावा ये जो बिंदु है ये D बिंदु होता है। एक बिंदु अपने पास B रह गया है, उसको अपन आगे जब इसकी क्रिया पढ़ेंगे उस समय अपन देखेंगे कि बिंदु B कहाँ होगा। तो देखें कि इसकी संरचना में अपन कह रहे थे कि ये एल आकृति की 2 पत्तियां होती हैं जो कि बिंदु A व C के साथ में जुड़ी होती हैं। इनके मध्य में ये एक और पत्ती लगी होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में अपन ने ये एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रखा है, जबकि यहाँ इन दोनों बिंदुओं के मध्य में अपने एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ रखा है। यहाँ प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध अपन बाहर निकालेंगे वो प्रतिरोध अपने पास R होगा और ये अज्ञात प्रतिरोध S है। अब अपने पास 2 प्रतिरोध और चाहिए, P और Q। तो यहाँ अपन देखें ये जो बिंदु D है इसको अपन ने गैल्वेमीटर के साथ में जोड़ दिया और गैल्वेमीटर को अपन ने विसर्पी कुंजी, जिसको अपन जॉकी कह रहे हैं, इसकी सहायता से जोड़ देते हैं। इस जॉकी को अपन इस तार AC, ये जो तार 1 मीटर लंबा है, इस AC तार के ऊपर अपन कहीं पर भी जहाँ स्पर्श करेंगे, जैसे यहाँ अपन इसको स्पर्श करेंगे तो ये जो बिंदु है वो B बिंदु हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ A से लेकर के B और ये B से लेकर के C तक के 2 भाग हो गए तार के। तो इस AB भाग का जो प्रतिरोध है वो P होगा और BC भाग का जो प्रतिरोध होगा वो Q होगा। इस परिपथ संयोजन में अपन देखें तो बिंदु A के साथ में अपन ने बैटरी को जोड़ रखा है। तो ये बिंदु A है, इसके साथ में बैटरी का धन सिरा जुड़ा हुआ है, बैटरी का ऋण सिरा। ये बैटरी यहाँ पर लेकलांश सेल है। इस लेकलांश सेल के ऋण सिरे को अपन ने कुंजी के साथ में जोड़ दिया और कुंजी को अपन डायरेक्टली बिंदु C के साथ में जोड़ते हैं। यहाँ अपन चाहें तो इन दोनों के मध्य में, कुंजी और बिंदु C के मध्य में, ये रियोस्टेट भी अपन जोड़ सकते हैं, यानी धारा नियंत्रक भी अपन जोड़ सकते हैं। ये तो इसे मीटर सेतु
के उपकरण की संरचना के बारे में जानकारी होगी। अब अपन इसकी थोड़ी सी क्रियाविधि के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ केवल अपन ने एक बार इस सेल को जोड़ के देखा है कि किस प्रकार का सेल है। इस सेल के बारे में आप जानते हैं कि इस सेल के अंदर दो प्रकार की रोड, एक तो धन रोड होती है और एक ऋण रोड होती है। ये जो धन रोड होती है ये तो किसकी है, कार्बन की रोड है, जबकि ये जो ऋण रोड है ये जिंक की रोड है। यहाँ इस प्लास्टिक के बर्तन में इसमें एक घोल होता है जिसको अपन अमोनियम क्लोराइड का घोल लेते हैं और इस घोल को इसमें अपन डाल देंगे तो ये लेक्लांस सेल पूर्ण रूप से बन जाता है। अब देखिए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। यहाँ अज्ञात प्रतिरोध क्या है, ये जो तार लिया अपन ने ये अज्ञात प्रतिरोध है और इस तार का अपने को प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि क्या होती है। क्रियाविधि में अपन जैसे ही इस कुंजी को बंद करते हैं तो यहाँ इसे सेल की सहायता से धारा प्रवाह प्रारंभ होगा और इसे तार में से होते हुए धारा प्रवाहित होती है। अब अपने को ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इसके लिए अपने को संतुलन अवस्था चाहिए। संतुलन अवस्था के लिए क्या करते हैं कि ये जो प्रतिरोध बॉक्स है उसमें से कोई एक निश्चित मान का प्रतिरोध अपन इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये प्रतिरोध अपन ने निकाला, यहाँ इसके पास का जो मान लिखा हुआ वो है 2 ओम लिखा हुआ। इसका मतलब है कि इस प्रतिरोध का मान है वो 2 ओम है। तो 2 ओम का प्रतिरोध अपन ने आर के रूप में लिया है। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो विसर्पी कुंजी है इसकी जो तीक्ष्ण नोक है, इस तीक्ष्ण नोक को अपन इसे तार AC पर टच करते हैं। जहां भी अपन तार पर टच करेंगे वो बिंदु क्या होगा, B होगा, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है। इस बिंदु पर जैसे टच करेंगे ये जो गैलोमीटर है इसमें ये जो संकेतक है वो या तो इस दिशा में या फिर इस दिशा में चला जाता है। क्योंकि अपन ने यहाँ भी सेल को पूर्ण रूप से बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई विक्षेप अपन नहीं ले रहे, न तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। केवल अपन क्रियाविधि समझना चाहते हैं कि किस प्रकार की क्रियाविधि होती है। अब जैसे ही इस विसर्पी कुंजी को अपन इस तार पर स्पर्श करते हैं तो संकेतक दाईं ओर या दाईं ओर चला जाता है। इसको अपन क्या करेंगे, अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार से स्पर्श कराते हुए एक स्थिति लेके आते हैं जब यहाँ संकेतक 0 पर आ जाता है। यानी जिस बिंदु पर ये संकेतक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपने पास ये संकेतक 0 पर आ गया तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ इससे गैलोमीटर में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसी स्थिति को अपने क्या कहते हैं, संतुलन की अवस्था कहते हैं। जिसके लिए अपने व्यंजक भी प्राप्त किया था कि P/Q = R/S ये वेस्टर्न सेतु में होता है। और इस मीटर सेतु के लिए भी आप क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार का एक अज्ञात प्रतिरोध अपन ज्ञात करते हैं। यहाँ अपन ये देखेंगे कि जिस बिंदु पर अपन इसको स्पर्श कर रहे हैं वो बिंदु A से L दूरी पर होगा। तो C से इसकी दूरी क्या होगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर कुल दूरी है तो उसमें से ये L दूरी अपन कम कर देंगे तो ये 100 माइनस में L दूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं कि इसकी संरचना और इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। इस क्रियाविधि में अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिया होती है कि यहाँ अपन जो दूरी माप रहे हैं वो दूरी कौन सी होगी, वो दूरी A बिंदु ये लेंगे या फिर ये लेंगे। तो इसके लिए एक निर्धारित बिंदु आप मान के रखना, जिस दिशा में आप प्रतिरोध बॉक्स जोड़ रहे हैं उस दिशा में आप बिंदु A लेंगे और इसी से जो दूरी मापेंगे वो मापेंगे L दूरी। जबकि ये अज्ञात प्रतिरोध तार है वो दूसरे पक्ष में जुड़ता है जिसको अपन C बिंदु मान के चलेंगे और इससे जो दूरी होगी वो अपने पास 100 माइनस में L सेंटीमीटर में होगी। अब अपन इससे आगे की क्रिया किस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन ज्ञात करते हैं वो अपन क्लास में पढ़ते हैं। आपका पुनः थ्योरी क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा इसकी संरचना कैसी है, वहाँ आपने एक लकड़ी के तख्त पे देखा कि 1 मीटर लंबा तार लगा होता है। तो यहाँ ये जो तार AC है, ये AC वो 1 मीटर लंबा तार है जिसको आपने देखा कि ये मिश्र धातु का बना होता है। मैंगनीज या कांस्टेंटिन हो सकता है या नाइक्रोम हो सकता है। इस 1 मीटर लंबे तार के समांतर क्रम में आपने मीटर स्केल भी देखी। इसकी संरचना में आपने ये देखा था कि A और C सिरे पर ये 2 L आकृति की पत्तियां लगी होती हैं। इन दोनों के मध्य में एक पत्ती और लगी होती है। यहाँ संयोजक पेच भी लगे होते हैं। इन संयोजक पेच में अपन देखें तो बिंदु A पर एक संयोजक पेच है, यहाँ बिंदु D पर संयोजक पेच है,
सी पर भी संयोजक पेच है। इन दोनों पत्तियों के मध्य अपन ने आर भी जोड़ा था, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा था। इसके अलावा इन दोनों बिंदुओं के मध्य अपन ने अज्ञात प्रतिरोध का तार जोड़ रखा था, जैसा ही आपने इसमें लेब में देखा था। यहाँ अपन ये कह रहे हैं कि ये वेस्टरन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसकी संरचना ठीक उसी प्रकार से अपन व्यक्त करेंगे। ये एक वेस्टरन सेतु के सिद्धांत को अपन ने देखा था कि किस प्रकार से अपन इसमें वेस्टरन सेतु को दर्शाते हैं। तो वेस्टरन सेतु के अंदर बिंदु ए, बी, सी और डी हैं। ये चारों बिंदु अपने पास आ गए, ए, बी, सी और डी। यहाँ आपने देखा था कि बी बिंदु वो बिंदु होता है जब जोकी को अपन इस तार एसी पर स्पर्श करते हैं। फिर अपन देखें पी, क्यू, आर और एस, ये चार प्रतिरोध है। इसमें आपने ये देखा था कि ए से बी भाग का जो प्रतिरोध है वो तो पी है, बी से सी भाग का प्रतिरोध क्यू है, ये ए और डी के मध्य का जो भाग है उसका प्रतिरोध आर है, डी और सी के मध्य का प्रतिरोध एस है। सेम यही स्थिति अपने को यहाँ प्राप्त हो रही है, ए से बी के मध्य में पी, बी से सी के मध्य क्यू, ए से डी के मध्य में आर और डी से सी के मध्य में एस। इसके अलावा डी बिंदु को अपन ने किससे जोड़ रखा है, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को जोकी से जोड़ रखा है। ठीक इसी प्रकार से बी को गैल्वेनोमीटर और इसको बिंदु डी से जोड़ रखा है। यहाँ अपन देखें ये बिंदु बी है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया और ये बिंदु डी हो गया। यहाँ ये जो कुंजी K2 है उसका काम कौन करेगा, ये जोकी करेगी, जिसको अपन विसर्पी कुंजी भी कह रहे हैं। इसके अलावा अपने पास ये भुजा रहेगी, इस भुजा में अपन देखें ए से सी के मध्य में एक बैटरी और कुंजी K1 जुड़ी हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ये ए से बैटरी जोड़ दी, ये धारा नियंत्रक जोड़ दिया, ये कुंजी K1 जोड़ दी और यहाँ पर ये बिंदु सी आ गई। तो इस प्रकार से अपन देखें ये वेस्टरन सेतु का सिद्धांत में अपने देखा था कि इस प्रकार से संयोजन होता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी एक पूरा संयोजन होता है। अब अपन मीटर सेतु की क्रियाविधि पढ़ते हैं। क्रियाविधि में आपने प्रैक्टिकल लैब में भी देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करना होता है। कार्य करने के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले कुंजी K1 को बंद करते हैं तथा इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करेंगे तो बिंदु A से लेकर के C भाग का ये जो तार है इसमें भी धारा प्रवाहित होगी। साथ ही साथ अपन क्या करें कि यहाँ जो ये RB जोड़ा हुआ है, इस RB में से कोई प्रतिरोध अपन R निकाल लेते हैं। तो यहाँ इससे परिपथ में धारा, जैसा अपन ने यहाँ धारा की दिशा दिखा रखी है, ठीक उसी प्रकार से प्रवाहित होती है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो कि J है इसको बिंदु A और बिंदु C पर स्पर्श करवा के देखेंगे। पहले बिंदु A पर स्पर्श करवाएंगे तो इस धारामापी में विक्षेप एक दिशा में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि धारामापी में विक्षेप है वो इस दिशा में आया। अब यदि बिंदु C पर स्पर्श करेंगे तो ये विक्षेप इसके विपरीत होना चाहिए। यदि ये विपरीत नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इस RB में से कोई ऐसा प्रतिरोध चुनेंगे जिससे कि ये विक्षेप दोनों तरफ हो जाए, यानी बिंदु A और C पर विक्षेप भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि A और C बिंदु पर एक ही तरफ यदि विक्षेप होगा तो अपने को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होने के लिए ये आवश्यक है कि A और C के दोनों बिंदुओं पर अलग अलग दिशा में विक्षेप होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी प्रतिरोध R पर अपने को विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त हो चुका है। अब बिंदु B अपन ऐसा प्राप्त करते हैं जहां पर इस जोकी को स्पर्श करवाने पर ये जो विक्षेप है वो शून्य विक्षेप की स्थिति अपने को प्राप्त हो जाए, यानी धारामापी में विक्षेप शून्य आ जाए, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, संतुलन अवस्था की स्थिति कह रहे हैं। यानी इस बिंदु B पर अपने संतुलन अवस्था ज्ञात कर ली। ये जो संतुलन अवस्था है बिंदु B की, वो A से दूरी कितनी है इसकी, L सेंटीमीटर। क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 मीटर लंबा तार है, इसलिए B से C भाग की जो दूरी है वो अपन सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे। तो 100 में से ये L दूरी कम कर देंगे तो 100 माइनस में L सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ अपन कहते हैं कि प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की कह रहे थे, ये R प्रतिरोध हो गया, ये अज्ञात प्रतिरोध। ऐसा अपन ने जहाँ तार जोड़ रखा था, यहाँ A से B भाग का जो प्रतिरोध है इस तार का वो अपने पास P होगा और B से C भाग का जो प्रतिरोध है वो Q होगा। अब अपन इन प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर लेते हैं कितना कितना है, और फिर अपन क्या करेंगे, वेस्टरन सेतु के जो सिद्धांत के लिए अपन ने ज्ञात किया था, संतुलन अवस्था के लिए समीकरण प्राप्त किया था अपन ने, P/Q = R/S। इसमें अपन मान रखेंगे और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि ये जो
अपने पास AC तार है, इस तार की एकांक लंबाई या 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना है, RCM है। यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई का जो प्रतिरोध है वो RCM है। यहाँ अपने पास इस AB भाग की लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर है। तो अपन कहेंगे AB भाग का प्रतिरोध, जिसको अपन किससे लिख रहे हैं, P से, जिसका मान कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना है, RCM है। तो RCM को अपन L से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से BC भाग का प्रतिरोध ज्ञात करें तो BC भाग का प्रतिरोध, इसको अपन Q से लिख रहे हैं, Q इक्वल टू RCM इंटू में क्या हो जाएगा, 100 माइनस में L, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 100 माइनस L है और 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध है RCM है, तो इसका इतना हो जाएगा। अब अपन क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, अज्ञात प्रतिरोध, और अज्ञात प्रतिरोध के लिए ये प्रतिबंध अपने पास है। इस प्रतिबंध की सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करें तो S इज इक्वल टू क्या होगा, ये Q इधर के गुणा हो जाएगा, P का भाग लग जाएगा और इंटू में R हो गया, और P और Q के मान अपन यहाँ से रख देते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध S इज इक्वल टू क्या हो गया, Q का मान रख दो RCM इंटू में 100 माइनस L बटा में P का मान रख दिया RCM इंटू L और ये प्रतिरोध R। अब यहाँ ये RCM से RCM कट जाएगा और S अज्ञात प्रतिरोध का मान अपने पास आएगा 100 माइनस में L बटा L और इंटू में R। इस प्रकार से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान यहाँ ज्ञात कर लेंगे। ये मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान अपने को प्राप्त होता है। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ इस तार के लिए केवल एक मान नहीं ज्ञात करेंगे, अलग अलग मान ज्ञात करेंगे। यहाँ कुछ एक इसके सीमा बंधन भी होते हैं, उन सीमा बंधनों पर भी अपन चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार के सीमा बंधन यहाँ पर अपने को प्राप्त होते हैं। तो हम कह रहे थे कि इस प्रतिरोध के लिए 2 या 3 अपन पाठ्यांक ज्ञात कर लेंगे, उन पाठ्यांकों के लिए अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और उन सब का क्या कर लेंगे, औसत मान ज्ञात कर लेंगे। वो अपने पास से शुद्ध रूप में अपने को प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि इस प्रतिरोध तार का जो मान है वो शुद्धता से अपने प्राप्त करें, यानी सुग्राह्यता इस मीटर सेतु की अधिक हो। इसके लिए एक और अपन बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ जो प्रतिरोध R अपन ने लिया है, इस प्रतिरोध का मान अपन ऐसा चुनेंगे जिससे कि अपने को संतुलन बिंदु का मान है, यानी जो बिंदु B है वो इस तार के लगभग मध्य में प्राप्त हो, यानी लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य में प्राप्त हो। इससे अपने को अधिक सुग्राह्यता का मान प्राप्त होगा। अब अपन बात करते हैं मीटर सेतु की कुछ सीमाएं क्या होती हैं, इन सीमाओं पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यहाँ जब अपन ने ये अज्ञात प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त किए हैं, इस व्यंजक में यहाँ ये जो पत्तियाँ लगी होती हैं, इन पत्तियों के प्रतिरोध को अपन ने नगण्य माना। ये पत्तियाँ तांबे की या पीतल की या स्टील की लेते हैं। इन पत्तियों का भी क्या होता है, कुछ प्रतिरोध होते हैं और उस प्रतिरोध को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नगण्य मानते हैं। यानी इस सूत्र में अपन इन प्रतिरोधों को नहीं लेके चलते हैं, जिससे क्या होगा कि इसके परिणाम में कुछ त्रुटि आ सकती है। तो इस परिणाम में जो त्रुटि आएगी उस त्रुटि को कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ RB और जो अज्ञात प्रतिरोध जोड़ा है, इन दोनों की दिशा अलग अलग ले लेंगे। यानी एक बार तो अपन एक पाठ्यांक RB को यहाँ जोड़ करके और S प्रतिरोध को इधर जोड़ करके लेंगे। अगली बार का जो दूसरा पाठ्यांक है उसको अपन इसके साथ ही S को इधर और R को इधर, यानी RB को तो इधर कर देंगे, अज्ञात प्रतिरोध को इस दिशा में कर देंगे। यहाँ इस प्रकार से संशोधित करके फिर अपन इसका औसत मान निकालेंगे, वो एक पाठ्यांक अपने को प्राप्त होगा, जिससे कि यहाँ पर इसकी त्रुटि न्यूनतम हो जाएगी। दूसरा सीमा बंधन अपन लेके चलते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि ये जो अंत्य सिरे हैं, इन अंत्य सिरों पर प्रतिरोध का मान कुछ नगण्य स्थिति में अपन मान के चलते हैं, तो मीटर सेतु की सुग्राह्यता क्या होती है, प्रभावित होती है। यहाँ अपन इन अंत्य सिरों के प्रतिरोधों को नगण्य करने के लिए क्या करते हैं कि कैरी-फोस्टर सेतु का उपयोग करते हैं। यानी यहाँ पर जो शुद्धता से मान ज्ञात करें, जिससे कि इनके प्रतिरोधों को नगण्य रूप में लिया जा सके, उसके लिए अपन कैरी-फोस्टर सेतु का उपयोग करते हैं। तीसरे बिंदु पर अपन बात करें
तो ये है कि ये जो तार AC लिया अपन ने, इस AC तार में लंबे समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक यदि इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये तार गर्म हो जाएगा। तार गर्म होने के साथ ही इसके प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा। चौथा बिंदु अपन लेते हैं कि यहाँ ये जो जोकी लेके चल रहे हैं, इस जोकी को इस तार पर अलग अलग स्थानों पर अपन स्पर्श करवा करके फिर अपन संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। तो किसी भी स्थिति में इसको इस प्रकार से रगड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि अपन रगड़ेंगे तो इस तार के अनुप्रस्थ काट का मान है वो परिवर्तित हो सकता है, जिससे कि इसके प्रतिरोध के मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो इन बिंदुओं को अपने को विशेष ध्यान रखना है, ये इसकी सीमाएं हैं। अब हम मीटर सेतु पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि एक मीटर सेतु में प्रतिरोध बॉक्स में से 8 ओम का एक प्रतिरोध निकाल लिया, जिसकी सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति अपने को जो प्राप्त होती है वो उच्च विभव बिंदु से 45.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि यदि RB और अज्ञात प्रतिरोध का स्थान अपन इसमें परिवर्तित कर दें, यानी ये RB इधर लगा दें और ये S प्रतिरोध इधर लगा दें, तो फिर अपने को संतुलित लंबाई कहाँ प्राप्त होगी, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए अपन जानते हैं कि प्रतिरोध S इज इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस में L/L इंटू R। यहाँ अपने को ये कह रहे हैं कि संतुलित लंबाई L का मान 45.5 सेंटीमीटर कहाँ से है, उच्च विभव बिंदु से। यानी उच्च विभव वाला बिंदु, बैटरी का उच्च विभव बिंदु ये है, इसके साथ में ये A के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये उच्च विभव बिंदु है। इस विभव बिंदु से अपने को ये जो दूरी प्राप्त होती है वो कितनी है, 45.5 है, और इसी का मान क्या है, L है। ये मान अपन यहाँ रखेंगे तो S इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 माइनस में 45.5 बटा में भी 45.5 और इंटू में कितना हो गया, R का मान कितना है 8, तो ये 8 आ गया। यहाँ इसको सरल करते हैं तो 100 में से 45.5 गया तो कितना बच गया, 54.5 बटा 45.5 और गुणा में 8। अब इसको अपन सरल करते हैं तो ये मान अपने को लगभग प्राप्त होगा 9.58 ओम। ये तो है पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि RB और S का स्थान परिवर्तित कर देंगे तो L का मान कितना हो जाएगा। तो RB को अपन इधर लगा दें और S को इधर लगा दें तो फिर संतुलित लंबाई कितनी होगी। तो इसके लिए अपन ये जानते हैं कि संतुलित लंबाई अपन उधर से मापते हैं जिधर अपन ने प्रतिरोध R जोड़ रखा है। अब RB अपन इधर जोड़ दी तो ये दूरी है वो इस बिंदु से मापेंगे। इधर से ये मान कितना आ रहा था 45.5, तो इधर से कितना आएगा, तो इधर से मान जो आएगा वो आएगा अपने पास 100 माइनस में 45.5, यानी L का मान हो गया 54.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपने को ये संतुलित लंबाई प्राप्त होगी। अब इसके बाद अपन विभव मापी से संबंधित अध्ययन इस लेसन में करेंगे। विभव मापी के अनुप्रयोग क्या होते हैं, विभव मापी क्या होती है और इसका सिद्धांत क्या है।